2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद भी तमाम अभ्यर्थियों के बहुत सारे कंफ्यूजन है और कई सारे सवाल भी हैं। लगातार अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने की बात कर रहे थे कि हमारे ये सवाल हैं, ये कंफ्यूजन है। तो तमाम कंफ्यूजन को लेकर के अब वो सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है। तमाम अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आखिर अब क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद। ये जो परीक्षा समाप्त हुई है 21 तारीख को, यस, काफ़ी बड़ी परीक्षा थी। इसमें से 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। लगभग 86% उपस्थिति रही, जो कि बहुत ही बेहद संतोषजनक है। और मैं आपके माध्यम से सभी युवकों को या सभी युवतियों को जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना सहयोग के, उनके बिना अनुशासन के और उनके एक कमिटमेंट के कि फॉर्म भरा है तो आना ही चाहिए, उसके बिना ये कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। और इसके सही हकदार सभी जिला प्रशासन हैं, 38 जिला प्रशासन, जिन्होंने परीक्षा कंडक्ट करवाया। और इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारे उम्मीदवार, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत संयम से और धैर्य से परीक्षाएँ दी। और मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। सो थैंक यू सो मच। तो सर, जिस तरीके से परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन आपने अच्छी जो व्यवस्था थी चेकिंग को लेकर, डमी कैंडिडेट को पकड़ने को लेकर, वो सारी चेकिंग के करी, लेकिन इसके बावजूद एक जो कैंडिडेट था वो डिजिटल वॉच लेके चला गया था। तो इसमें कितने डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं इस मामले में? क्योंकि 1700 को जो संदिग्ध थे उसको लेकर के आपने जो डॉक्यूमेंट तकनीकी का इस्तेमाल करके उनको आइडेंटिफाई किया था, जो उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो डमी जो कैंडिडेट के पास डिजिटल वॉच मिली, तो वो बिल्कुल एक गंभीर विषय है कि उसके पास या तो उसकी जांच सही तरह से नहीं हुई, या उसने वो अपनी जो वॉच थी वो छुपा कर रखी हुई थी, जो कि जांच में पकड़ी नहीं गई। तो इसको पूरी अभी इसकी जांच की जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये अभ्यर्थी पकड़ा गया जो फर्जीवाड़ा कर रहा था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो सारी टीम्स हैं उनको काफ़ी ब्रीफिंग दी जाती है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है और उनके पास पूरे साजो सामान होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। और इतनी बड़ी परीक्षा में, जिसमें कि लगभग 25 लाख बच्चों को बैठने की उम्मीद थी, यदि कोई एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है और वो भी पकड़ा जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है, उत्साहवर्धक है कि हम ऐसा काम कर पा रहे हैं और पकड़ पा रहे हैं। इसके अलावा हमने 1700 कैंडिडेट्स, 1700 कैंडिडेट्स को हमने चिन्हित किया था, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से उनके फोटोग्राफ्स मैच हो रहे थे या उनकी डिटेल्स मैच हो रही थी। और हमने उन सब 1700 कैंडिडेट्स को मॉनिटर भी किया पूरे तीनों दिन। और 99 सभी केसेस में लगभग उनमें से एक ही कैंडिडेट आया, चाहे उस कैंडिडेट ने 3 फॉर्म भर रखे थे या 2 फॉर्म भर रखे थे। तो अभी सिर्फ ये जांच करना ज़रूरी हमारा है, ये हमारा जांच चल रही है कि क्या किसी कैंडिडेट को एक से ज़्यादा हमने एडमिट कार्ड इशू किए हैं और वो कैंडिडेट का आने की उसको मंशा थी या डर के वजह से नहीं आया। तो ये सब कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिन्होंने प्रयास किया था जाने अनजाने में, उनको एक बार चेक किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा और पता किया जाएगा कि वो उन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स भरे थे या उन्होंने जानबूझ कैसे किया था। जैसे एक कैंडिडेट है भूरी सिंह, उसने एक परीक्षा दी धौलपुर के अंदर एक शिफ्ट में, और दोबारा उसने फिर आके जयपुर में परीक्षा दे दी। तो वो पकड़ा गया, वो जेल में है वो, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसने तो सीधे सीधे ही उसने तो ऐसे कैंडिडेट कोई और दूसरे नहीं मिले। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिले हैं जो कि हमारी परीक्षा में डमी नहीं थे, पर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह पर परीक्षा दे चुके हैं। उनके डेटा हमारे पास था और हमारे सॉफ्टवेयर ने बोला कि इसने अलग नाम से परीक्षा दी हुई है। तो ऐसे करके कुछ केसेस मिले हैं। तो ज़्यादा केसेस नहीं है, 2-4 केसेस ऐसे हैं जिनकी जांच की जा रही है। और बाकी जो 1700 कैंडिडेट हैं जिनके जांच फोटोग्राफ्स मिल रहे थे, उनकी भी जांच और तफसील में की जाएगी, क्योंकि अभी हम थोड़ा बिजी हैं हमारे ओएमआर शीट्स को कलेक्शन के लिए और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए। तो जैसे ही फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, इसके ऊपर हम जाँच करेंगे। जो अभ्यर्थियों का इंतजार है वो ये है कि अब जो है ओएमआर शीट कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। 25 में 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो जो कट ऑफ वगैरह हैं, आंसर की हैं, ये कब तक जारी कर दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों का जो कंफ्यूजन है, जो अपना मिलान करना चाहते हैं सवालों से ओएमआर शीट से, वो कब तक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने 6 पारी के जो प्रश्न पत्र हैं, वो एक मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिया था। वो परीक्षा के दिन 21 तारीख को शाम तक कर दिया था।
अब हमारा प्रयास चल रहा है, हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हर पारी के 24 हर एक प्रश्न पत्र के 24 सेट 24 वर्जन थे हर पारी के अंदर, तो वो 24 सेट्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा IT सेक्शन लगा हुआ है, थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन में सारे सेट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो हर एक अभ्यर्थी अपने क्वेश्चन पेपर को पहचान पाएगा और वो मिलान कर पाएगा अपने ओएमआर शीट से, और एक अंदाज़ा लगा पाएगा कि वो उसके प्रश्न कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं। जहाँ तक सवाल है प्राथमिक की का, जो प्रोविजनल की हम उसको बोलते हैं, उसको हम लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगेगा। हम प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर उसको हम जारी कर सकें, लेकिन अभी मैं कहना, क्योंकि बीच में काफ़ी छुट्टियां भी हैं, अभी पूरा फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो इसलिए काफ़ी छुट्टियों की वजह से तो टाइम कम मिलेगा, मगर फिर भी हमारा प्रयास होगा अगले 15 दिन में इसको हम जारी कर सकें, 15-20 दिन में। और उसके बाद फिर जब उसमें ऑब्जेक्शन लगेंगे, ऑब्जेक्शन लगने के बाद फिर पता लगेगा कितने ऑब्जेक्शंस हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑब्जेक्शन है फिर उसको हम फाइनल की जारी करेंगे, और फाइनल की जारी नहीं करेंगे मतलब हम बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अभी जो पेपर जारी किया था उसमें यही दिक्कत थी कि जो सवालों का जो क्रम है और ऑप्शन का जो क्रम है वो अलग है, तो कि OMR शीट से वो मिलान कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद अभ्यर्थी का कंफ्यूजन यही था। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभ्यर्थी, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उनको एक पता है कि सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन फैमिलियर है, सिर्फ वो क्रम अलग है और ऑप्शंस के अलग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते के अंदर हम सभी जो सेट्स हैं 24 सेट्स, लगभग 144 प्रश्न पत्र होते हैं, हमारा प्रयास है। मेरे ख्याल से 10-15 तो मुझे बताया था अपलोड कर चुके हैं, 10-15 सेट। तो हमारा प्रयास है कि हम 144 सेट अपलोड कर दें अगले फ्राइडे तक। खाली बस वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, उसको हम रिपेयर भी करा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट कब तक जारी करने का प्लान है? 2025 में या फिर 2026 में इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि जो तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी है, चाहे RAS हो, पटवारी हो, वीडियो हो, तमाम अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे ही हैं, तो फिर इसमें सीट जो है अगर पहले जारी हुआ तो ख़राब होने की संभावना है। तो क्या कुछ प्लान चल रहा है बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के? देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है रिजल्ट जारी करने का, तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको दिसंबर में जारी कर पाएंगे, नवंबर एंड या दिसंबर में कभी भी जारी कर पाएंगे। मतलब 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको जारी करने में, रिजल्ट को। और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके जारी करने का। और चूँकि बड़ी भर्ती है, 53,000-54,000 के आसपास में अभ्यर्थी हैं, तो DV में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि DV में टाइम लगेगा, तब तक जो पटवारी, वीडियो, सबकी जो रिजल्ट से आ चुके होंगे, बच्चों को पता होगा कि वहाँ पर वो पटवारी में जा रहे हैं कि वो वीडियो में जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये अभ्यर्थी इन सीटों को ख़राब नहीं करेंगे और ये सीटें सुरक्षित रहेंगी। और बाकी दूसरी सीट जैसे परिचालक है, चालक है, प्लाटून कमांडर है, मुझे लगता है कि जब तक इसकी DV समाप्त होगी चतुर्थ श्रेणी की, तब तक इन बाकी सब परीक्षाओं की भी जो रिजल्ट से आ चुके होंगे, तो एक जो अभ्यर्थी जो 2 कॉमन है जहाँ पर, उसको एक अच्छा आइडिया रहेगा कि वो कहाँ जाना है। तो मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा सीटें ख़राब नहीं होंगी, और जो रिजल्ट इसके बिल्कुल नज़दीक वाले होंगे, जो लास्ट में होंगे, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा, जितना ज़्यादा हो सके रिजल्ट पहले निकल जाएँ, और उसके बाद फिर हम जो चतुर्थ श्रेणी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति दें, ताकि मैक्सिमम सीट्स का फ़ायदा अभ्यर्थियों को मिले। एक जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो जिस तरीके से पेपर आया था, पेपर का जो पैटर्न था, तो उसमें ना GK ईजी बताया जा रहा था 5-6 के 6 पारी में अभ्यर्थी जो हैं। इसके बाद इंग्लिश, कंप्यूटर और ये जो सब्जेक्ट थे लेवल के बता रहे थे, लेकिन मैथ हार्ड दिया था। तो इसका क्या रीज़न है? क्या मैथ को आधार माना जाएगा चयन का, या फिर क्या क्या रीज़न है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैथ्स को हार्ड देना है या GK को ईजी देना है। ऐसा कुछ हम ना तो बताते हैं किसी को, सेटर को, ना सेटर ऐसा कुछ करते हैं। वो तो सिर्फ एक सिलेबस उनको दिया जाता है और बताया जाता है कि किस लेवल का परीक्षा पत्र बनाना है। उनको पता होता है कि भाई ये 10th लेवल के बच्चे हैं, उस हिसाब से पेपर बनाना होता है, और सिलेबस में दिया होता है। तो जो चीज़ सिलेबस में वो आएगी, जो चीज़ सिलेबस में नहीं वो नहीं आएगी, और यदि आ जाती है तो उस पर बच्चे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हम पहले भी 1-2 परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस को हम डिलीट कर चुके हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ प्रयास किया गया है या उसको आधार माना गया है कि मैथ्स के आधार पर सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन हर क्वेश्चन के आधार पर होगा, और जितना मेरे को फीडबैक मिला है अभी तक कैंडिडेट से बात करने के अंदर, बाकी सब लोगों से और सोशल मीडिया के जरिए, तो सभी ने प्रश्न पत्रों को सराहा है। सब ने बोला कि प्रश्न पत्र लगभग एक से थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर, और जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो भी सब सिलेबस के वर्गीकरण के अनुसार ही थे जो मार्क्स के साथ। तो मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी ठीक है,
और यदि फिर भी कुछ कमी होगी तो हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों से हमने भी बात करी थी, उन्होंने भी व्यवस्थाओं को लेकर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, सवालों पेपर को लेकर भी अच्छा रिस्पांस दिया है। अब जो बात आती है रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि अब पारी वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट तैयार होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, पारी वाइज होगा, एक साथ होगा, और रिजल्ट उसके बाद किस आधार पर तैयार होगा, एक साथ होगा या फिर अलग अलग सेक्शन में? जिस तरीके से आपने फॉर्मूला बदला है तो उसके बाद कई सवाल भी हो रहे हैं। देखिए, पशुपचय परीक्षा हुई थी, उसके अंदर हमने जेड फार्मूला का इस्तेमाल किया था और 6 पारी में परीक्षा की गई थी और फिर उसका रिजल्ट निकाला गया था। उसमें स्केलिंग हुई थी और जो मार्क्स किसी शिफ्ट में घटे थे, किसी में बढ़े थे और थोड़ा उसमें डिफरेंस ज़्यादा था। उसके वजह से उसमें काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ और किसी शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसी को कम फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर हमने जेल प्रहरी का रिजल्ट निकाला। जेल प्रहरी 2 पारी में परीक्षा हुई थी और जेल प्रहरी के से निकालने से पहले हमने हमारा फार्मूला चेंज कर लिया था और फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। और इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करके हमने जेल प्रहरी का रिजल्ट निकाला था, जो कि काफ़ी बेहतर सोल्यूशन हमको लगा और उसके जो रिजल्ट भी वो अच्छे थे। और जो हमारी हम चाहते थे कि दोनों शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट्स सेलेक्ट हों, तो लगभग बराबर कैंडिडेट्स दोनों शिफ्ट से सेलेक्ट हुए हैं और वो एक अच्छे फार्मूले की पहचान है, जो कि हर एक शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट्स को ले, क्योंकि जो रैंडमाइजेशन है शिफ्ट्स का, वो बिल्कुल उसका रैंडम तरीके से उसका अलोकेशन होता है। तो ऐसा मान के चलते हैं, मतलब एक अजम्पशन होता है कि लगभग हर शिफ्ट में एक से ही प्रकार के कैंडिडेट्स हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कुछ बहुत ही काफ़ी कमज़ोर हैं या वीक हैं। तो ये मान के ही ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है। और अब पटवारी परीक्षा का रिजल्ट हम निकालेंगे, उसके अंदर भी फिर हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो इक्वी परसेंटाइल वाला है। और अभी जो परीक्षा हमने कराई चतुर्थ श्रेणी की, उसके अंदर भी हम इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम प्रयास कर, और जैसे जो लिखा है फार्मूला के हिसाब से उस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैंडिडेट्स इससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो लगभग हर शिफ्ट से लगभग बराबर सा होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि फार्मूला इस तरह से बनाया गया है कि वो कैटर करता है कि यदि किसी शिफ्ट में ज़्यादा अच्छे बच्चे मतलब या उनके ज़्यादा मार्क्स अच्छे हैं या जो भी कुछ रीज़न है, और वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को भी कैटर करता है और हर एक पारी की, तो इन सबका सम्मिश्रण करके जो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। कभी भी कोई सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास होता है कि जितना बेस्ट हो जाए उतना। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा तो बोलूँगा कि इक्वी परसेंटाइल एक अच्छा सोल्यूशन है, जिसको कि नेशनल लेवल पर एसएससी ने भी अपनाया है, उसको एनटीए भी अपनाएगा है और अपनाने वाला है, और आईबीपीएस इसको अपना रहा है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा सोल्यूशन है और मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट्स इससे खुश रहेंगे और एक जस्टिस होगा हर एक उस कैंडिडेट के साथ में जो उसने पढ़ाई की है और मेहनत की और अटेम्प्ट किया है पेपर को। कट ऑफ किस आधार पर अपन कैटेगरी वाइज या फिर पारी वाइज या क्षेत्र वाइज किस आधार पर बनाते हैं? नहीं, कट ऑफ तो देखो क्या होता है कि जब इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो सबकी परसेंटाइल बनती है और फिर परसेंटाइल को हम मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं और हम बच्चों को, कैंडिडेट्स को उनके स्कोर के अंदर उनके मार्क्स बताते हैं, तो और मेरिट बनती है। तो पूरे 21.17 लाख कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा दी है उनकी पूरी मेरिट बनेगी और हर एक कैंडिडेट के मार्क्स होंगे, और उसके बाद जैसे कट ऑफ बाकी परीक्षा में होती है बिल्कुल वैसे के वैसे होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा उसके अंदर। कई अभ्यर्थी जो हैं वो लास्ट ऑप्शन जो भरना होता है उसमें कमेंट कर रहे थे, तो हमने देखा तो उसमें उनका कहना है कि लास्ट ऑप्शन कई सवालों में भरना भूल गए, नहीं गोला नहीं किया, खाली छोड़ दिया पूरा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से रिजल्ट जो होता है, कॉपी जो चेक होती है वो मार्कशीट किस तरीके से? जो ई ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं अनुत्तरित आंसर, यानी लास्ट ऑप्शन। और उसका जो नियम 2 हैं, पहला नियम यदि आपने उसको नहीं भरा है और आपने कोई भी उस प्रश्न के अंदर कोई भी आपने उत्तर नहीं दिया है, किसी भी विकल्प को नहीं चुना है और ई ऑप्शन भी आपने नहीं चुना है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क्स कट जाएंगे उस प्रश्न के। और यदि आपने मान लीजिए इसमें 120 क्वेश्चन है और आपने 10% या ज़्यादा प्रश्न छोड़ दिए, उनको आंसर नहीं किया, यानी 12 प्रश्न छोड़ दिए, 13 छोड़ दिए, 15 छोड़ दिए और उनमें कोई भी गोला नहीं लगाया, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बात सभी को, कैंडिडेट्स को मालूम भी थी और मालूम होनी भी चाहिए, इनके निर्देशों में दिया गया है, उनको बताया भी जाता है, एडमिट कार्ड में दिया, हर एक बच्चे को मालूम होता है। तो यदि वो नहीं किया है, उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए भी जाते हैं इसी काम को चेक करने के लिए कि उन्होंने अपने ई ऑप्शन भर दिए कि नहीं भरे। तो मैं समझता हूँ कि फिर यदि कैंडिडेट इतना भी नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो फिर शायद वो सिलेक्शन में कहीं नहीं बैठ पाएगा।
आप पहले भी ओएमआर शीट को लेकर के अभ्यर्थियों को चेतावनी दे चुके हैं कि पहले ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार होता है कि रोल नंबर में, नाम में, कॉपी का जो क्रमांक होता है उसमें कहीं ना कहीं गलत गोला कर जाते हैं, तो उसका फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, किस तरीके से रहेगा? नहीं, हमारा एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कुछ गलतियां करते हैं, एरर्स करते हैं, उसको हम जांच करते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये हमारा एक इंटरनल सिस्टम है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी भी कैंडिडेट्स परेशान ना हो। यदि हम उसको सही कर पाते हैं तो कर देते हैं, लेकिन इसमें एक पेनल्टी का भी प्रावधान है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन आप सभी को बताएं, यदि आप बात करते हैं, और मैं भी बताना चाहूँगा सभी को कि कम से कम अपना रोल नंबर तो सही भरना सीखें। वो तो आप उसमें कोई गलती नहीं करें, क्योंकि उससे फिर आप यदि रोल नंबर भी नहीं भर पाएंगे जो कि आपको भरना ज़रूरी है, तो फिर आगे कैसे काम कर पाएंगे। यदि उसमें पेनल्टी के हिसाब से यदि पेनल्टी लगती है तो रिजल्ट पर असर होता है। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय कैटेगरी गलत चूज कर ली। एक वीडियो अभ्यर्थी थी जिसने हमको बताया कि उसने पहले कैटेगरी गलत चूज कर ली, बाद में आप ऑप्शन देते भी एग्जाम से पहले करेक्शन करने का, लेकिन अगर नहीं करेक्ट किया तो एग्जाम हो चुका तो उसके बाद में कोई ऑप्शन रहता है? ऐसे कई अभ्यर्थी हैं। मेरे ख्याल से शायद 4th क्लास में एक बार और ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म करेक्शन करने का। मेरे ख्याल से अभी तक एक बार ही दिया गया है, दूसरी बार नहीं दिया गया है। तो जब करेक्शन का ऑप्शन मिलता है तो उसमें जो आप करेक्शन कर सकते हो, जो परमिटेड है, वो कर सकते हैं, और आप उसके बाद भी नहीं करते तो फिर आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि जब भी आपको करेक्शन का मौका मिलता है, आप अपने डिटेल्स को ज़रूर करेक्ट करें, चेक करें, और सबसे बेस्ट तरीका अपना एडमिट कार्ड देख लें। एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सब डिटेल्स पता होती है। उसके बाद भी कई लोग उसको ध्यान देते नहीं है, करेक्ट नहीं करते, तो फिर उनको दुख उठाना पड़ता है। सिलेक्शन होने के बाद भी उनको हम कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। मतलब अब उनके पास एक लास्ट चांस है एग्जाम के बाद में, जब वो गलती हो गई है तो करेक्ट कर सकते हैं। इतना मुझे याद है, शायद हमने इनको भी एक ही चांस दिया है 4th क्लास के एग्ज़ाम के लिए, और अभी एक और चांस इनका बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही वो चांस देंगे, और जिन कैंडिडेट्स को अपना करेक्शन करना हो वो कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पर जब मैं आपके बहुत सारे ट्वीट देखता हूं तो आप काफ़ी रोचक जवाब देते हैं, तो मेरा भी एक ऐसा ही सवाल है। रोचक अभ्यर्थी कमेंट में कर रहे थे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आरएएस के अभ्यर्थी हैं, पटवारी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, मतलब तमाम भर्तियों के, पुलिस एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं, तो ये चपरासी तो बनने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना चपरासी की जो कट ऑफ है वो नीचे से ली जाए, क्योंकि वही लोग चपरासी का काम करेंगे। तो इसको लेकर उस तरीके से कैसे इंटरेस्टिंग जवाब देंगे जिस तरीके से आप अभ्यर्थियों को अच्छी सलाह अच्छी देते हैं, ऐसे मतलब तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो वर्ड चपरासी यूज़ करते हैं वो सही नहीं है। सरकार ने इसके लिए चतुर्श्रेणी का जो नाम दिया है वो काफ़ी सही है, और हालांकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और कोई चपरासी तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब हमने एक नाम बदली किया तो उसको हमको यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आरएएस हैं, आईएएस हैं, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, यदि उसका मन है कि वो परीक्षा दे, चाहे प्रैक्टिस के लिए दे, चाहे वो सिलेक्शन के लिए दे, चाहे एक बार हो जाने के बाद में फिर उसको आगे तैयारी करने के लिए दे, तो उसका हर एक का हक बनता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों ने एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भी परीक्षा दी, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक का ये बिल्कुल प्रजातंत्र में है, हर एक का हक बनता है कि कोई भी परीक्षा दे जो कि वो उसके लिए वो क्वालिफाइड है, और उसका फिर वो पूरा फ़ायदा उठाए। सिलेक्शन होने के बाद में फिर वो आगे की तैयारी कर सकता है, उसको थोड़ा आर्थिक हेल्प मिल जाती है। तो नथिंग रॉन्ग इन इट, पहली बात। दूसरी बात, हमारा सिलेक्शन मेरिट से होता है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि बच्चे ने एमबीए किया है तो वो 10वीं कक्षा की परीक्षा क्यों दे, वो उसका हक बनता है। उसने गलती नहीं की, यदि एमबीए कर लिया तो उसको जिसने भी उस डिग्री हासिल कर ली है, अपने हिसाब से उसको जब भी मौका मिलेगा आगे जाने का वो करेगा, लेकिन उसका पूरा हक बनता है कि वो 10वीं कक्षा की परीक्षा को भी दे और उसकी मदद ले। तो हमको मेरिट से चलना पड़ेगा। जो बच्चे टॉप में हैं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे इंजीनियरिंग जो भी हो, वो परीक्षा देकर सिलेक्शन होंगे, और हो सकता है कि वो सिलेक्शन होने के बाद वो ज्वाइन ना करें, तो जो नेक्स्ट अभ्यर्थी होंगे लाइन के अंदर, जो वेटिंग में होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने को मेरिट सिस्टम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अपन जो आप बता रहे थे कि नीचे से अपन मेरिट को शुरू कर दें या सिर्फ 10वीं वाले बच्चों को ही सिलेक्शन करें, तो वो एक न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, और वो बच्चों को फिर एक प्रोत्साहित करेगा कि आप 10वीं से आगे मत पढ़ो, 11वीं मत करो, 12वीं मत करो। जबकि हमको प्रोत्साहित करना है कि सभी जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो 10वीं करें, 12वीं करें, ग्रेजुएशन करें और प्रोफेशनल कोर्सेज करें।
तो वो एक रेट्रोग्रेड स्टेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, एक पीछे जाने वाला स्टेप होगा, वो नहीं करना है अपने को। और मुझे उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट होंगे या तो ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे तो वो दूसरों की जगह खाली करेंगे। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही। आपने चपरासी शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी बार बार कई चीज़ें कही जा रही है कि चपरासी शब्द, उसको लेकर के कई सारी पोस्ट भी की जाती है, और कई सारे अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि चपरासी शब्द का इस्तेमाल ना करके जो पोस्ट का नाम है चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वो यूज़ कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हालांकि कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी शब्द बोलने में, क्योंकि लेकिन हम सबको संवेदनशील होना चाहिए। और जो चीज़ हमने जो चूज़ किया, मान लीजिए किसी का, आपका नाम हमने कुछ रखा है, आपको और किसी नाम से बुलाया जाए तो शायद आपको अच्छा ना लगे, तो इसीलिए हमको ये सबको बहुत संवेदनशील होते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं को आहत ना करें, और जो हमने नाम दिया इस परीक्षा का और भर्ती का, उसी का इस्तेमाल करें। अब जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको भी ट्वीट करेंगे, बार बार मेंशन करेंगे, तो उसको एक साथ उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि धैर्य बनाए रखें, हम समय से आपका रिजल्ट जारी कर देंगे? देखिए, ये काफ़ी बड़ी परीक्षा थी और इसमें 21.17 लाख कैंडिडेट्स बैठे, तो स्कैनिंग जो ओमार शीट वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूम होगी। अभी ये फेस्टिवल्स का सीज़न है, छुट्टियां हैं, और छुट्टियों के दौरान हम ये संवेदनशील काम नहीं कराते हैं, तो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और जो की बनेगी वो जल्दी बन जाएगी। प्रयास करेंगे 15-20 दिन में की बन जाए और हम सबको बता दें बच्चों को। लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्शन कितने लगते हैं? यदि ऑब्जेक्शंस कम होते हैं तो फिर जल्दी रिजल्ट निकल सकता है, ऑब्जेक्शन ज़्यादा होते हैं तो रिजल्ट बनने में टाइम लगता है। और उसके बाद चूँकि ये 6 पारियों की परीक्षा है, तो उसमें फिर हम नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको आवश्यकता नहीं है परेशान होने की और बार बार रिमाइंड कराने की और सोचने की रिजल्ट कब आएगा। आपके हाथ में सिर्फ परीक्षा देना था, आपने दे दी। अब उसके बाद आप इसको बोर्ड पे छोड़ दें और अपने ईश्वर में आस्था रखें, और बाकी जो परीक्षाएं हैं आगे उनकी तैयारी करें। आप यदि कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, वो तैयारी करें, और जो चीज़ बीत गई उसको छोड़ दें, और उम्मीद करें कि आप पास होंगे, सिलेक्शन आपका होगा, और हम हमारा काम करेंगे, आप अपना काम करें। तो ये तमाम जो आपके सवाल थे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी ने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट थोड़ा सा समय लगेगा तैयार करने में, क्योंकि इसमें 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आप तमाम जो अभ्यर्थी जो थे, लगातार एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आलोक राज जी के पास जाइए, हमारे जो सवाल हैं वो रखिए, हमारा कंफ्यूजन है वो दूर करिए। तो ये तमाम जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो चुका है। और भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।